Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. तो हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही थी, हम सॉल्व कर रहे थे AEES यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का 2015 वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स के क्वेश्चंस हम सारे सॉल्व कर लेंगे आज की वीडियो में। 2015 वाला जो पेपर था आपका, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे आप DSSB TGT साइंस के लिए जा रहे हो या आप HTET TGT साइंस या फिर HTET PGT फिजिक्स ऑल्सो, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसमें आप खुद भी ट्राई करके देखा करो एक बार। जैसे भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, मैंने अभी सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, तो एक दो 4-5 मिनट आप खुद से भी ट्राई किया करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि आप कहाँ तक सोच पाते हो और आपसे वो क्वेश्चन कितना बन रहा है और कहाँ आप अटक रहे हो उसको सॉल्व करते हुए। तो उसके बाद फिर अगर नहीं बनता आपसे तो आप बाद में सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ साइन वेव इज़ ट्रैवलिंग इन अ मीडियम. A particular particle has zero displacement at a certain instant. The particle closest to it having zero displacement is at a distance. Options है, फर्स्ट ऑप्शन है λ/4, सेकेंड ऑप्शन है λ/3, थर्ड ऑप्शन है λ/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे हमारी है वेवलेंथ। तो इन्होंने बोला कि कोई साइन वेव है, वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है और एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, उसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है किसी सर्टेन इंस्टेंट पे। नेक्स्ट इसने पूछा है कि उसके जो क्लोजेस्ट पार्टिकल होगा और उसका भी जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस क्लोजेस्ट पार्टिकल का उस पहले वाले पार्टिकल से डिस्टेंस बताना है कितना होगा। दोनों पार्टिकल का मतलब क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है और उनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है क्या होगा। कहने की बात ये है। तो देखिए साइन वेव हमारी ऐसे ट्रैवल करेगी, हम सबको पता है। स्टार्टिंग में क्या आएगा, ज़ीरो, फिर ये एक नोड बनेगी, यहाँ पे क्या आएगा, पाई, फिर यहाँ पे नोड बनेगी 2 पाई, फिर 3 पाई। तो मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पे हमारा साइन फंक्शन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो देखिए इनिशियली अगर पार्टिकल मान लो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, ऑब्वियसली नोड पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट पार्टिकल पूछा है इसने जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, तो इसके नेक्स्ट क्लोजेस्ट पार्टिकल कौन सा बनेगा, यहीं पे तो बनेगा पाई पे। तो अब देखिए इनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास बनेगा λ/2। ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, लैम्डा हो गया ना, एक वेवलेंथ कंप्लीट हो गई। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना बनेगा, λ/2। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, λ/2। उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास बनेगा λ/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM हैज़ अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड when at a distance 4 meter from the mean position and 4 meter per second when at a distance of 3 meter from the mean position. What is the amplitude of vibration? ऑप्शंस हमारे पास हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 3 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 4 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 5 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 8 मीटर। भी इन्होंने बोला है कोई बॉडी SHM कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, जब वो मीन पोजिशन से 4 मीटर की दूरी पे है। सेकंड बोला इसने कि उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है जब वो मीन पोजीशन से 3 मीटर की दूरी पे है। तो इसने वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड पूछा है क्या होगा। तो देखिए इसमें डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो कि जो वेलोसिटी होती है वो कैसे निकलेगी। हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू ω√a² माइनस x²। v वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, a हमारा एम्पलीट्यूड और x हमारा होगा डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो बस अब हमें इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इसने 3 दी हुई है, और ओमेगा हमें पता नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, और एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड हमें निकालना ही है, a मान लेते हैं इसको, a² माइनस ये डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, जब उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस उसका दिया हुआ है 4 मीटर, 4 हम यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बना लो, स्पीड कितनी है उसकी, 4 मीटर पर सेकंड, कब, जब वो मीन पोजीशन से कितनी दूर है, 3 मीटर की दूरी पे है। ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे।
अब इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद जब आप इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल के आएगी 5 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करके देखना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ईजी है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जस्ट दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना और आपका एम्पलीट्यूड निकल के आएगा 5 मीटर। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। और इससे पहले भी हम जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे इन्होंने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके चेक करने के लिए, और ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं हो रहा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट विल बी डबल ऑफ इट्स रियल वेट व्हेन। इसने बोला है भी जो किसी बॉडी का अपेरेंट वेट लिफ्ट में डबल कब होगा, रियल वेट का डबल कब होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जब लिफ्ट नीचे आएगी एक्सेलरेशन जी से। सेकंड ऑप्शन है जब लिफ्ट ऊपर जाएगी विद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड। थर्ड ऑप्शन है जब लिफ्ट ऊपर जाएगी विद एक्सेलरेशन जी। एंड फोर्थ ऑप्शन है जब लिफ्ट नीचे आएगी विद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसमें जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। लिफ्ट का हम चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ ये हमारी लिफ्ट है और इसमें ये पर्सन खड़ा है, तो ये फ्लोर है लिफ्ट का मान लो। तो फ्लोर ने पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाई एन, और वापस से फिर पर्सन ने भी नॉर्मल रिएक्शन एन लगाएगा जितना फ्लोर ने लगाया, और रेस्ट पे था ये, तो नीचे क्या लगेगा इसका वेट mg लगेगा, mg फोर्स लगाएगा साथ में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट जो नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, mg के बराबर मिलेगी। और इसी mg को जो है सपोज़ अगर ये वेइंग मशीन भी होती तो वो इसी mg को मेज़र करती है, इसका वेट यही बनेगा mg, अगर ये रेस्ट वाली सिचुएशन है हमारी। अब अगर बात करें मोशन की, लिफ्ट में बोला है ना इन्होंने अपेरेंट वेट बॉडी का लिफ्ट में डबल होना चाहिए रियल वेट का, तो ये रियल वेट हमें पता चल गया mg है सपोज़ उसका। अब मान लो ये हमारी लिफ्ट है और ये सपोज़ करो ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन a से मान लो ऊपर जा रही है, और नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है, और ऊपर क्या लगेगा फिर साथ में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। तो देखिए अब यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ कैसे बनेगी। तो देखिए ऊपर जा रही है लिफ्ट, ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो मोशन की डायरेक्शन में होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे उस फोर्स को, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो n माइनस mg दैट इज इक्वल टू ma। अब n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ma प्लस mg, ये बनेगी n की वैल्यू। तो देखिए इनिशियल वेट उसका mg था और उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ma ऐड हो रहा है, तो इसका न्यू वेट निकल के आ रहा है पेरेंट वेट। तो इसने पूछा डबल कब होगा रियल वेट का, तो ये रियल वेट था, इसका डबल करवाना है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं g लिख दूँ, a की जगह अगर g लिख दूँ, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना ले लूँ, g एक्सेलरेशन से उस लिफ्ट को ऊपर की तरफ मूव करवा दूँ, तो डबल हो गया ना, 2mg के बराबर हो गया, यही हमें चाहिए था। तो लिफ्ट को ऊपर जाना पड़ेगा विद एक्सेलरेशन g, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा। तो उस केस में जो है आपका वेट रियल वेट का डबल हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शंस हमारे पास हैं n की पावर -1, सेकेंड ऑप्शन है n, थर्ड ऑप्शन है n की पावर -2 एंड फोर्थ ऑप्शन है n की पावर 2। तो देखिए बोहर्स रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, r दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट, साथ में आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन में z पाई m e स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो ये 1 हो जाएगा हमारा। तो हमसे पूछा n के कैसे प्रोपोर्शनल होगी ये r, तो देखिए n की कैसे प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा, लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा, लास्ट ऑप्शन। और मास के भी प्रोपोर्शनल ये यहाँ पे पूछ सकता था, तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सारे हमारे कांस्टेंट हैं। तो n स्क्वायर बाय में m, ये बोहर्स रेडियस ऐसे प्रोपोर्शनल होती है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n के स्क्वायर के, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों फैक्टर आप याद रखना अच्छे से। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज अ कांस्टेंट करंट I
इट इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B that is perpendicular to the plane of the loop. The torque acting on the loop due to the magnetic field is, options हैं IRB, सेकेंड ऑप्शन है 2 पाई IRB, थर्ड ऑप्शन है 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है पाई IRB। तो इन्होंने बोला कोई कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है हमारे पास और उसमें I करंट फ्लो कर रहा है। सपोज इस तरीके से हमने मान लिया I करंट इसमें फ्लो कर रहा है और ये हमने रख दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टिंग लूप के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है वो मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम ऐसे मान लेते हैं, इनटू द पेज हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, इस कंडक्टिंग लूप के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं हम। अब इसने पूछा इस टॉर्क के ऊपर कितना, इस लूप के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, ये पूछा इन्होंने हमसे। तो देखिए टॉर्क का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू में मैग्नेटिक फील्ड M क्रॉस B। ये टॉर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P क्रॉस E पढ़ा था ना। P क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, रिसेम्बलेंस करो और B की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो वो था हमारा टॉर्क। जब किसी उसको डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, हमारा P क्रॉस E लगेगा। अब यहाँ पे हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, सर्कुलर लूप को, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है M क्रॉस B। तो देखिए M क्रॉस B उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें दी हुई है, इस जो प्लेन है इस लूप का इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। आप जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो कि फ़ोन के ऊपर जस्ट आप अपनी पेन की निब जो है बिल्कुल इसके सेंटर में ऐसे टिका दो और परपेंडिकुलरली पेन इसके ऊपर रख दो, ये आपकी सर्कुलर लूप हो गई। तो इस तरीके से जो पेन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट की वही डायरेक्शन होगी जो आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी। तो यहाँ पे इस प्लेन का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, वही तो बनेगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है परपेंडिकुलर, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गई तो इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी पता चल गई। तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई इस कंडक्टिंग लूप के। इट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री एंगल बना इन दोनों के बीच में। तो टॉर्क यहाँ पे कितना बनेगा, M क्रॉस को हटा के क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। क्रॉस को हटा के क्या लिखते हैं, साइन थीटा, MB साइन थीटा। थीटा कितना बन गया हमारे पास, 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेट टॉर्क जो इस पे आएगा वो हमारा 0 बनेगा। या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो हमारे पास, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखी है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। फोर्स 0 है, देन टॉर्क भी उस पर नेट कितना लगेगा, 0 लगेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आए तो आप एक सेकंड अल्टरनेटिव है, आप वैसे भी इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो ये हमारे पास सर्कुलर लूप है और ये इसकी करंट की डायरेक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे आप अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हो। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप कैसे देखोगे, देखिए FBV, ये याद करने की ट्रिक है। हम फेसबुक चलाते हैं ना, FB साथ में V लिख लो, FBV। तो FBV, तो जो थंब होगा आपका, थंब से शुरू कर लो। थंब F को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स मतलब, और जो फर्स्ट फिंगर होगी वो आपकी B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मिडल फिंगर होगी V वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी या फिर करंट की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगी। तो FBV आपके लेफ्ट हैंड का थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडल फिंगर है वो आपकी वेलोसिटी को या करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस पॉइंट पे आप अपने लेफ्ट हैंड को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, इनटू द पेज, मतलब नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो देखिए FBV, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप अपनी फर्स्ट फिंगर को अलाइन करो, बिल्कुल फ़ोन के ऊपर जा रही है आपकी फिंगर, फ़ोन के ऊपर टिक रही है बिल्कुल उंगली फर्स्ट वाली। इसके बाद आप करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमाओ, जो मिडल फिंगर है वो आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है, लेफ़्ट की तरफ हाथ को घुमाओ, और थंब किधर जा रहा है, थंब आपका इस तरफ आ रहा है,
तो फोर्स आपका किधर आया, इस तरफ देखने को मिली फोर्स की डायरेक्शन, तो ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई। इसी तरीके से आप ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई करो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे, करंट क्या है इधर, और थंब किधर जा रहा है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इस पे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इससे क्या होगा फिर उस पर नेट टॉर्क जो लगेगा वो कितना लगेगा, 0। ऐसे भी आप कर सकते थे इसको। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो इसमें डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप रखी है तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0, और नेट टॉर्क कितना लगेगा, 0। अदरवाइज आप टॉर्क का ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, और m की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, उससे फिर आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एंगल 0 बन रहा था, इसी वजह से यहाँ पे हमारा टॉर्क आ गया 0। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ पे हमारा 2015 वाला पेपर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे मत मान के चलो कि ये तो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में पूछे गए क्वेश्चंस थे। देखिए, अगर आप DSSB TGT साइंस के लिए जा रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। कुछ ज़्यादा इतने लेंथी क्वेश्चंस वो नहीं पूछते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं वो, और आपकी जस्ट बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो है कितना क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस की भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप प्रीवियस पेपर से उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और आगे भी वैकेंसीज़ अभी उम्मीद है पूरी की 2 महीने के अंदर अंदर वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएं हमें। तो आप अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दो अगर आप TGT साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो। और ये क्वेश्चंस आपके, अगर आप HTET के लिए भी जा रहे हो, TGT साइंस और आपका PGT फिजिक्स, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।